हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है जी आपका। तो फंडामेंटल पे एक तरह से दूसरा वीडियो है। कल भी आपने फंडामेंटल पे एक वीडियो सुना, आज भी हम आगे की तैयारी कर रहे हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक बात आपके साथ शेयर करना चाहूंगा दोस्तों। हमने क्या किया कि एक टेलीग्राम चैनल बना दिया स्टॉक स्टोरीज के नाम पे। उस पे क्या होगा कि जैसे फंडामेंटल है और इसमें काफ़ी लिटरेचर होता है जिसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो इस चैनल के थ्रू मैं आपके थ्रू जो वीडियोस के रिगार्डिंग अपडेट्स हैं वो तो आपको देता ही रहूंगा। बाकी अभी रिजल्ट सीजन है इंडियन मार्केट में, तो रिजल्ट्स वगैरह के एनालिसिस करते रहेंगे। उसके अलावा और छोटी मोटी कई टर्म्स होती हैं जिनकी आप लोगों को नॉलेज होनी चाहिए। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हो बिल्कुल ऊपर ही। आपने सबने वो चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना क्योंकि वो आपकी नॉलेज को और बहुत बढ़िया कर देगा। ठीक है जी, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने देखा जी फंडामेंटल एनालिसिस कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कितना इंटरेस्टिंग फील्ड है। तो आज फिर हम थोड़ा सा फंडामेंटल को आगे बढ़ा रहे हैं कि जैसे एक कंपनी अगर है जिसमें तुम इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उसमें क्या खूबियां होनी चाहिए, मतलब क्या इन्वेस्टमेंट एसेंशियल्स हैं। मतलब कि इन्वेस्ट करने से पहले इन पैरामीटर्स को चेक करना बहुत ही जरूरी है। तो दिस इज लाइक आप कह सकते हो सॉर्ट ऑफ बिगिनिंग कि आप फंडामेंटल एनालिसिस की शुरुआत कर रहे हैं एक तरह से आज। नो डाउट इसमें अभी बैलेंस शीट, पी एंड एल, कैश फ्लो स्टेटमेंट, रेशियोज, वो सब तो हम करेंगे ही। आज बड़ी बेसिक सी वीडियो है पर है बड़ी इंपॉर्टेंट। इसके साथ साथ मैं एग्जांपल भी देता रहूंगा और आपको खुद लगेगा कि हाँ, अगर इन बातों का ध्यान हमने ना रखा तो इन्वेस्टमेंट तो हमारा पैसा डुबोने वाली है। इन्वेस्टमेंट एसेंशियल्स। अ इन्वेस्टेबल ग्रेड कंपनी हैज ए फ्यू डिस्टिंग्विशेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। कहता है इन्वेस्टेबल ग्रेड का मतलब होता है कि जिसमें हम इन्वेस्टमेंट करने की सोच सकते हैं, इन्वेस्टमेंट करने के काबिल। कहता है ऐसी कंपनी के कुछ डिस्टिंग्विशेबल करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। दीज करेक्टरिस्टिक्स को हम क्लासीफाई करते हैं दो हेड्स में, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव। मतलब एक क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स और एक क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव जिस तरह ईमानदार मैनेजमेंट, समझ रहे हैं कि नहीं। अब ईमानदारी को आप इस तरह 1 करोड़ की ईमानदारी है, 10 करोड़ की ईमानदारी है, ये तो नहीं ना कह सकते। अब क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव मतलब कि जिसे आप न्यूमेरिक वैल्यू फिट कर सकते हो। जैसे भाई प्रॉफिट मार्जिन कितने परसेंट है, अर्निंग पर शेयर क्या चल रही है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, ऐसी बातें। तो ये आज हम करने वाले हैं। द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग अ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी इंक्लूड स्टडी ऑफ बोथ दीज। मतलब कि आपको क्वालिटेटिव एस्पेक्ट भी देखने हैं और क्वांटिटेटिव भी देखने हैं। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट मेनली इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग द नॉन न्यूमेरिक एस्पेक्ट्स। मतलब क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स में ज्यादातर जो बातें होंगी वो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं होंगी, जैसे मैंने ईमानदारी की बात की, समझे कि नहीं। बट जो क्वांटिटेटिव होंगे वो ज्यादातर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस होंगे, रुपए में मेजर किए जा सकते होंगे। अब क्वालिटेटिव पहले देख रहे हैं। दिस इंक्लूड्स मैनी फैक्टर्स सच एज मैनेजमेंट बैकग्राउंड, वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब कई बार बहुत छोटी छोटी कंपनियां होती हैं वो लिस्टिंग करवा लेती हैं और मैनेजमेंट के बारे में लोग सर्च नहीं करते हैं। पता चलता है बाद में जब कंपनी आईपीओ के बाद शेयर फ्लॉप होता है तो पता चलता है तब लोगों को कि मैनेजमेंट तो, जो प्रमोटर्स थे उनमें तो कईयों का बहुत रिकॉर्ड पहले भी खराब ही था। ऐसे ही अच्छे लोग भी हैं, जिस तरह अब टाटा ग्रुप है, अच्छा मैनेजमेंट माना जाता है, आईटीसी बड़ा अच्छा मैनेजमेंट माना जाता है। तो थोड़ा पढ़ते हैं। मैनेजमेंट बैकग्राउंड, हु आर दे, देयर बैकग्राउंड, एक्सपीरियंस, एजुकेशन, डू दे हैव द मेरिट टू रन द बिजनेस। इंडिया में ये चीज बहुत ध्यान से, एनी क्रिमिनल केस अगेंस्ट द प्रमोटर्स। तीसरा, मान लीजिए कंपनी जिसमें आप पैसे लगाने की सोच रहे हैं उसमें जो प्रमोटर है उसके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केस चल रहा है, बीइंग अ गारंटर ऑफ द लोन। कोई और कंपनी में भी उन्होंने गारंटी दी थी, फिर कंपनी वो डेट जो है वो पूरा चुका नहीं पाई थी, अब उन पे केस चल रहा है। तो ऐसे वाले में नेचुरल है कि हम थोड़ा सा बचेंगे, कि हम देखेंगे कि इस कंपनी में भी कहानी कहीं रिपीट ना हो जाए। मतलब जहाँ एक क्रिमिनल बैकग्राउंड है तो नेचुरल आपको थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए पैसे लगाने से पहले, समझे कि नहीं। तो मैनेजमेंट की बैकग्राउंड नो डाउट बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जो एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है, जिन्होंने प्रूव किया अपने आप को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, लोग उन पे ज़्यादा फेथ दिखाते हैं। और जहाँ कुछ कमियां देखी गई हैं उनसे दूर रहने की कोशिश करते हैं। बिजनेस एथिक, इज द मैनेजमेंट इन्वॉल्व इन स्कैम्स, ब्राइबरी, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अब जिस तरह हमारे इंडिया में तो घोटाले होते ही रहते हैं। जैसे वो 2G स्कैम हुआ था एक, फिर सत्यम वाला स्कैम हुआ था, और बेटा बहुत ऐसे आपने नाम सुने ही हैं। फिर वो छोटा मोदी वाला स्कैम हुआ था, वो हीरा व्यापारी बहुत पैसे लेके भाग गया, फिर माल्या जी भाग गए। अब जो ऐसे लोग हैं, कल को मान लो
क्योंकि आपको पता ही है कि भाई क्लीन चिट्स भी मिल जाती हैं, एडजस्टमेंट्स हो जाती हैं कई तरह की हमारे यहाँ, आपको पता ही है। अगर ये लोग कोई नई कंपनी लेके आते हैं, फिर से उतरते हैं, तो क्या आप इसमें पैसा लगाओगे? नहीं सर, एकदम तो नहीं लगाओगे, थोड़ा रुकोगे, क्योंकि आपको लगेगा कि भाई ये पहले भी स्कैम्स, अनफेयर प्रैक्टिसेस के जुड़े रहे हैं, तो इनसे बचना चाहिए। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ट्रांसपेरेंसी। मतलब डायरेक्टर्स कौन अपॉइंट किए जाते हैं, घर परिवार के बच्चे ही डायरेक्टर हैं या आउटसाइडर प्रोफेशनल भी हुए बोर्ड पे, वो भी देखना है। या घर परिवार के अगर बच्चे ही डायरेक्टर हैं तो कोई उसमें हर्ज वाली बात नहीं, इफ दे आर कम्पिटेंट। कितनी ट्रांसपेरेंसी है, कितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर किया जाता है, ये भी देखना है। जो बड़ी कंपनियों में ज़्यादातर आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगा। माइनॉरिटी शेयर होल्डर का मतलब होता है ऐसे शेयर होल्डर जिनके पास एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। जैसे हम लोग होते हैं कि जैसे किसी कंपनी के 100 करोड़ शेयर हैं और उसमें मैंने 100 शेयर खरीद लिए, तो मेरी उसमें वैसे तो कोई खास वैल्यू नहीं है। 100 करोड़ में से 100, सिर्फ 100। अब क्या करेंगे, मेरे लिए क्या देखना मैंने? हाउ डज द मैनेजमेंट ट्रीट द माइनॉरिटी शेयर होल्डर? डू दे कंसिडर देयर इंटरेस्ट वाइल टेकिंग द कॉर्पोरेट एक्शन? मतलब क्या मैनेजमेंट अपने डिसीजन लेते वक्त जो छोटे शेयर होल्डर्स हैं उनका ख्याल रखती है? मैं इस पे एक एग्जांपल देता हूँ। कई बार क्या होता है कि बहुत बड़ी बड़ी ग्रुप हैं, कंपनियां, उनमें तो उनमें वो क्या करते हैं कि पहले आपसे आईपीओ के रूट के थ्रू पैसे ले लेते हैं, क्योंकि ये सब उन ग्रुप्स ने किया हुआ पास्ट में। तो जो आपको नॉलेज हो तो आप उन कंपनियों को अवॉइड भी कर सकते हैं। आईपीओ आया, वहां आपने शेयर खरीद लिया, उसके बाद कंपनी चलाई 5-6 साल, फिर उसको डीलिस्ट करने का डिसीजन ले लेते हैं। अब वो डिसीजन मेजोरिटी से हो जाता है। डीलिस्ट का मतलब ये होता है कि आज से वो कंपनी एनएससी बीएससी पे शेयर में ट्रेडिंग नहीं होगी। शेयर होल्डर आप रहेंगे, पर आप स्टॉक एक्सचेंजेस पे ओपनली नहीं बेच पाएंगे। एक माइनॉरिटी शेयर होल्डर के लिए ऑलमोस्ट वो शेयर फिर मिट्टी है, क्योंकि उसके पास वो शेयर है, उसका शेयर सर्टिफिकेट भी वो इशू करवा लेगा, पर भैया उसको बेचना बड़ा मुश्किल है। कि दूसरा जो बंदा खरीदेगा वो कहेगा यार भाई मैं तेरे से 500 शेयर खरीद लूं, तो इसको मैं बेचूंगा कहाँ? क्योंकि ये शेयर एनएससी बीएससी पे तो चलता ही नहीं, वो तो तेरी कंपनी ने डी लिस्टिंग का डिसीजन ले लिया था। तो इट इज़ वेरी बैड कि आईपीओ के समय तुम्हें पैसा चाहिए था, कैपिटल चाहिए थी, तब शेयर होल्डर ने तुम्हारा साथ दिया, 5-10 साल आप सक्सेसफुल हो गए, कंपनी आपने डीलिस्ट करवा दी, तो आप तो बड़े बंदे हैं, बड़ा हिस्सा तो बिक जाएगा। अगर कोई कहे जी उस कंपनी का 20% हिस्सा मेरे पास है, मैंने बेचना है, वो तो बिक जाएगा, पर उस गरीब आदमी का जिसके पास 100 शेयर है वो कहाँ बेचेगा? तो ये आप इनकी पास डीलिंग से बनाई हुई कंपनियां जो है इनकी, जो आप जानते हैं कि ये ग्रुप ऐसा करता है, तो भैया आप अवॉइड कर सकते हैं, जो आपको इनकी प्रैक्टिसेस का पता हो कि माइनॉरिटी के लिए अच्छे नहीं है। शेयर ट्रांजेक्शन, इज द मैनेजमेंट बाइंग सेलिंग शेयर्स ऑफ कंपनी थ्रू कैंडलस्टाइन प्रमोटर ग्रुप्स? ये भी ज़्यादा अच्छा नहीं समझा जाता कि कई बार एक ही ग्रुप की जो कंपनियां होती हैं वो आपस में ही, जैसे मान लो जी एग्जांपल लेके लिए, एक एबीसी लिमिटेड है, फिर एक्स वाई जेड लिमिटेड है, फिर बी वाई लिमिटेड है, ये सब एक ही प्रमोटर ग्रुप की कंपनी है, ये आपस में शेयर खरीदी बेची जा रही है एक दूसरी कंपनी के। तो इसमें कई बार आइडिया ये होता है जानबूझ के प्राइस को बढ़ाने का। तो ऐसी चीज़ों से भी बचें। जो यहाँ पे ग्रुप कंपनियों में आपस में बहुत ज़्यादा शेयर ट्रांजेक्शन हों, वो फंडामेंटली अच्छा सिग्नल नहीं है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, वैसे तो जो हमारे अकाउंटिंग की समझ रखने वाले सीए साहब हैं उनको तो बहुत ज़्यादा पता है कि रिलेटेड पार्टी क्या होता है, पर यहाँ हमने सिंपल सा लिखा, इज द कंपनी टेंडरिंग द फाइनेंशियल फेवर्स टू नोन एंटिटीज सच एज प्रमोटर के भाई बंधु, दोस्त, वेंडर, एट द कॉस्ट ऑफ शेयर होल्डर फंड? देखिए वैसे तो हमारे लॉ बड़े स्ट्रिक्ट हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, इनकम टैक्स लॉ है, जो ये कहता है कि भाई जो ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन होगी वो थोड़ी रडार पे रहेगी। रडार पे रहने का मतलब कि मतलब उसके बारे में पूछताछ की जाएगी। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन जो सिंपली समझना तो ऐसे है भाई, आप प्रमोटर हैं, आपने एक कंपनी बनाई, अब उस कंपनी को रॉ मटेरियल चाहिए होता है, तुम्हारा बेटा अलग से वेंडर है, मतलब कि बेटे की कंपनी में हो सकता है आपने शेयर भी ना दिखाए हों, पर वो है तुम्हारा बेटा, उसकी एक कंपनी है, आप सारा रॉ मटेरियल वहीं से खरीदने लग जाते हो। मतलब कि एग्जाम्पल के लिए, जिस तरह ए बी लिमिटेड है, ये मिस्टर ए ने बनाई और मिस्टर ए का बेटा है A1। अब ये ए बी लिमिटेड क्या करती है कि A1 से ही सारा रॉ मटेरियल खरीदती है। बापू ने कंपनी बनाई, लोगों को भी इन्वॉल्व कर लिया आईपीओ के थ्रू। अब लोगों को शक हो ही सकता है कहीं अपना घर ही तो नहीं भर रहे, कि सारे ऑर्डर इस लड़के को ही दे देते हो, लड़का तुम्हारा। हो सकता है जो रॉ मटेरियल बाजार से 100 रुपए का मिलना हो और लड़के की फर्म से 150 का खरीदते हो, तो भैया ऐसा बुरा माना जाएगा।
पब्लिक की मनी भी आपने एबी लिमिटेड में लगवा दी आईपीओ के थ्रू, और घर अपने बेटे का भर रहे हो। तो ज़्यादा रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स जहाँ होती हों वहाँ थोड़े सतर्क रहें। ये सारी इन्फॉर्मेशन इनकी एनुअल रिपोर्ट्स के थ्रू हमें मिलती है। तो ये देखना बहुत जरूरी है कि कंपनी कितनी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स करती है। सैलरी पेड टू प्रमोटर, इज द मैनेजमेंट पेइंग themselves a hefty salary, usually a percentage of profit? बहुत कंपनियों में जो प्रमोटर है वो आगे फिर अच्छी पोजीशंस में भी बैठे हैं, डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ, सीएफओ कुछ बन के बैठे हैं। उनके पैकेज चेक करने हैं कि क्या प्रॉफिट का एक बड़ा हिस्सा सैलरी के तौर पर ही तो नहीं चला जाता। फिर आप लोग क्या कमाएंगे, वो तो घर परिवार की कंपनी हो गई। ठीक है जी, तो बड़े पॉइंट्स आ रहे हैं आपके पास कि कैसे एक कंपनी को चेक करना है पैसा लगाने से पहले। ऑपरेटर एक्टिविटी इन द स्टॉक, ऑपरेटर भाई बड़ी खतरनाक टर्म है मार्केट की। जो आप बड़े बड़े स्टॉक शो सुनोगे चैनल्स पे, डिबेट्स, ये वो, उसमें नाम बहुत बार आएगा। सर सिंपली ऑपरेटर का मतलब ये है कि ये वो खतरनाक बंदा है जो एक शेयर के प्राइस को बहुत ज्यादा बढ़ा भी सकता है, बहुत ज्यादा गिरा भी सकता है, चाहे उसके फंडामेंटल और टेक्निकल जो मर्जी कह रहे हो। पहले तो ये कहते थे कि छोटे छोटे शेयर्स जो होते हैं वो ऑपरेटर के रडार पे रहते हैं। थोड़ा समझा देते हैं ना। सपोज करो एक कंपनी जिसके जो शेयर्स इन सर्कुलेशन है, एग्जांपल देने के लिए सिर्फ 1 लाख शेयर, वैसे इतने कम शेयर नहीं होते, बहुत ज्यादा शेयर्स होते हैं। एक बहुत अमीर बंदे हैं या 2-3 अमीर बंदे हैं, इकट्ठे मिलके रोज इसके शेयर को खरीदी जा रहे हैं, खरीदी जा रहे हैं, थोड़े से शेयर हैं तो ऐसा करने से रोज प्राइस ऊपर ही जाएगा। ये होते हैं सर ऑपरेटर लोग, और ये एफ एंड ओ के थ्रू भी खरीद लेते हैं। तो बहुत बार हमें सुनने में आता है कि ये जो मार्केट ऊपर जा रही है या शेयर ऊपर जा रहा है, ये ऑपरेटर इस पे पीछे लगा हुआ है। पढ़ के देखो, डज द स्टॉक प्राइस डिस्प्ले अनयूजुअल प्राइस बिहेवियर स्पेशली एट ए टाइम व्हेन द प्रमोटर इज ट्रांजैक्टिंग इन शेयर्स? वो एक सिग्नल हो सकता है कि ये शेयर ऑपरेटर के कब्जे में है। सर वैसे तो ऑपरेटर से कोई नहीं बच सका, पर अगर कोई शेयर है ही ऑपरेटर वाला, जैसे छोटा सा शेयर है, उसे कभी वो बढ़ा के 40 रुपए कर देते हैं, फिर साल बाद देखो तो 8 रुपए का होता है, तो क्यों जा रहे हो उसमें फंसना है? शेयर होल्डर्स, हु आर द सिग्निफिकेंट शेयर होल्डर इन द फर्म? हु आर द पीपल जिनके पास 1% से ज्यादा शेयर है इस कंपनी के? वैसे 1% कोई बड़ी बात नहीं होती, पर इमेजिन रिलायंस, अगर रिलायंस में आपका 1% से ज्यादा शेयर हो, सर आप तो करोड़पति होंगे। तो बड़ी बड़ी कंपनियों में 1% से ज्यादा शेयर रखना भी एक सिग्निफिकेंट शेयर होल्डिंग होती है, पता करें उनके बारे में। लो सर, सरकार आ गई। पॉलिटिकल एफिलिएशन इज द कंपनी और इट्स प्रमोटर। यहाँ फिर बहुत नाम आपके दिमाग में आ रहे होंगे। जिस कंपनी का नाम मैंने थोड़ी देर पहले लिया वो भी, इज द कंपनी और इट्स प्रमोटर टू क्लोज टू अ पॉलिटिकल पार्टी? क्या कंपनी या उसके प्रमोटर के काफी अच्छे संबंध हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ? हाँ भाई, दिमाग में आ रहे हैं, अंबानी अदानी बहुत आ रहे होंगे दिमाग में, बिल्कुल आने दो। ऐसा बिल्कुल होता है। नो डाउट, फिर जब सरकारें बनती हैं फिर इनको फेवरिज्म भी मिलता है और इनके काम भी बड़े चलते हैं उस वक्त, पता ही है आप सबको। डज द बिजनेस रिक्वायर कांस्टेंट पॉलिटिकल सपोर्ट? क्या आप इस लाइन ऑफ बिजनेस में हैं जहां कांस्टेंट पॉलिटिकल सपोर्ट की जरूरत है? तो नेचुरल है फिर उसमें आपको अपने पॉलिटिकल कनेक्शंस का फायदा होगा, और अल्टीमेटली आपके शेयर होल्डर्स को भी। और जिस तरह कुछ बिजनेस हैं, जिस तरह पावर है, देन उसका रियल एस्टेट है, इसमें कई तरह के अप्रूवल्स हैं, कई झंझट है, और अगर आपकी कंपनी या प्रमोटर की अच्छी साठगांठ है सरकार के साथ, तो नो डाउट आपकी फाइल जल्दी मूव करेगी। तो ये चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं, पर इन चीज़ों में ये भी देखना बहुत जरूरी है, सरकार परमानेंट नहीं है। सरकार परमानेंट नहीं है, तुम्हारी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लंबे समय के लिए है। तुमने सरकार 5 साल के लिए, या हो सकता है अच्छे दिन फिर आएंगे, ऐसा भी हो जाता है कई बार, पर तुमने तो इन्वेस्टमेंट लंबे समय के लिए करनी है। तो अगर आप सिर्फ यही सोच के लगा दो कि सरकार इनकी है, भाई चलो कोई बात नहीं, फिर जब तक सरकार इनकी है उतने में निकल भी लेना, कि बाद में सरकारें कई बार बदल जाती हैं, पासा पलट भी जाता है। वह तो कंपनियां जिनको साठ गांठ करनी आती होती है वो अगली सरकार को भी संभाल लेती है। ठीक है जी, बट फिर भी मैंने आपको अलर्ट किया कि ये कोई हमारा इतना बड़ा फैक्टर नहीं है। प्रमोटर का लाइफस्टाइल, आर द प्रमोटर फॉर्मब्लेंट और लाउड अबाउट देयर लाइफस्टाइल? डू दे लाइक टू डिस्प्ले देयर वेल्थ? मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे इन्फोसिस, इन्फोसिस जिन्होंने बनाई, बहुत ही सिंपल लाइफस्टाइल, काफी किया उन्होंने कंट्री के लिए भी, कई फाउंडेशंस भी उन्होंने चलाई, सोशल वगैरह ये सब, समझे कि नहीं? फिर वो एक बंदा आया, उनका चेंज हुआ, विशाल सिक्का आया, फिर वो थोड़ा अलग था,
वो ज़्यादा डिस्प्ले करता था, ज़्यादा खर्चा-खुर्चा करवा देता था कंपनी का, अपनी लॉबी या अपने ग्रुप को एंटरटेन रखने के लिए। तो काफ़ी अगर आप देखें देखा जाता है कि कई बार प्रमोटर का लाइफ़स्टाइल बहुत ही सिंपल है, फालतू खर्चे बिल्कुल नहीं करा रहे कंपनी के फंड्स के। और कई बार जब चेंज आता है मैनेजमेंट में, तो अगली जो मैनेजमेंट आती है या अगली जनरेशन आती है, वो खर्चा बहुत ज़्यादा करती है। तो आपको वो सब देखना है कि कंपनी को चलाने वाला, सिंपल भाषा में बोलें, फुकरा बंदा तो नहीं है। गाड़ियाँ खरीद लीजिए सीईओ, सीएफओ के लिए, ये वो फलाना अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं, और कह लो जी अपने गेस्ट हाउसेस बनाए जा रहे हैं, वहाँ पार्टियाँ हो रही हैं, ये वो हो रहा है। तो भैया इससे बचें। माल्या साहब भी आपके दिमाग में आ रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा। मेरे को पता है ये सब कुछ ये बोलते-बोलते दिमाग में आ जाता है। तो बचो ना यार, बाद में वो लंदन भाग जाएगा, तुम क्या करोगे? कंपनी हो जाएगी बंद। अब उसके बाद थोड़ा-सा और इसके बारे में लिखा है, देन हमने आज बेटा जी क्वांटिटेटिव फैक्टर्स को भी पढ़ना है। अब कहते हैं रेड फ्लैग इज़ रेज़्ड, लाल झंडी आ जाएगी तब, व्हेन एनी ऑफ द फैक्टर मेंशन्ड अबव डू नॉट फॉल इन द राइट प्लेस। फॉर एग्जांपल, इफ कंपनी takes place too many related party transaction, then it would send a signal of favoritism or malpractice by the company. ये सही नहीं है लॉन्ग रन में। जैसे वो पिताजी ने कंपनी बनाई और बेटे से रॉ मटेरियल खरीदे गए, सो इवन इफ द कंपनी हैज ए ग्रेट प्रॉफिट मार्जिन, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो यहाँ से हमें निकलना होगा। और पढ़ते हैं। अब एंड में जाते जाते वो ये भी कह रहा है कि जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स है ना, आर नॉट इजी टू अनकवर, मतलब कि इनका को पर्दे में से हटाना या इनके बारे में पता करना इतना आसान नहीं है, बिकॉज दीज आर वेरी सब्टल मैटर्स। सब्टल मैटर का मतलब होता है कि जो क्लियर नहीं है इतना, तो मेहनत करनी पड़ेगी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। और ए डेलिजेंट इन्वेस्टर, समझदार इन्वेस्टर, कैन easily figure out this by paying attention to annual reports, management interviews, news report। और देखो, इट इज ऑल अबाउट एक्सट्रैक्टिंग द इंफॉर्मेशन। इतनी बड़ी बड़ी रिसर्च एनालिस्ट बनते हैं, इतनी बड़े बड़े बंदों की टीम है, सारा दिन ये काम कर रहे हैं, सारा दिन। तो ये इतना आसान तो नहीं है, पर इम्पॉसिबल भी नहीं है। अगर पैसा लगाना है, उससे पहले एनुअल रिपोर्ट पढ़ो उनकी, 1 साल की क्या कई साल की पढ़ो, देखो पता करो क्या क्या उसमें से निकलता है, और इंडस्ट्री से डाटा निकालो। ये बात है। और आगे आते हैं जी, ये अब आ रहे हैं क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स, ये वो ज्यादा जो नंबर रिलेटेड है, कितना कमा रहे हैं, कितना उधार ले रहे हैं, वो सब बातें। Some of the quantitative aspects are straightforward, while some of them are not. Stock market pays lot of attention to the quantitative aspects। कहते हैं quantitative aspects पे स्टॉक मार्केट का ध्यान कुछ ज्यादा ही रहता है। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स में क्या आता है? प्रॉफिटेबिलिटी एंड इट्स ग्रोथ, कितना प्रॉफिट हुआ, जैसे कल रिलायंस का रिजल्ट आया, कितनी ग्रोथ आई क्वार्टर दर क्वार्टर पिछले साल के कंपैरिजन में। तो इसकी चिंता तो हमेशा ही रहती है कि प्रॉफिट ज़्यादा भी होना चाहिए, सिर्फ नंबर में नहीं, परसेंटेज में भी। समझ रहे हैं कि नहीं? अच्छी परसेंटेज ग्रोथ भी दिखानी चाहिए, जैसे कि ऐसा कुछ, पहले 400 का प्रॉफिट आया, फिर 480 का प्रॉफिट आया, अब अगली बार प्रॉफिट आया 520। अब प्रॉफिट ज़्यादा तो आया, पर यहाँ परसेंटेज 20% थी, यहाँ परसेंटेज आपकी बहुत ही कम रहेगी। एक बार चेक कर लेते हैं फिर भी, 40/480, क्योंकि 8.33% बढ़ तो रहा है, पर ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी, या जितनी इन्वेस्टर ने उम्मीद बांध ली थी। ठीक है जी, तो ये तो हम बहुत देखते ही देखते हैं भैया। हम ना देखें तो ये बने बनाए मिलते हैं। रिजल्ट आउट, इतने ज्यादा नोटिफिकेशन इज देयर, तो आपको जस्ट रीड करना है कि क्या चल रहा है। मार्जिन एंड इट्स ग्रोथ, ऑपरेटिंग मार्जिन, मतलब कि अगर 100 रुपए की सेल करते हो, उसमें आपका परसेंटेज प्रॉफिट कितना है? 100 में से मान लो आपको 30 रुपए बच जाते हैं नेट, तो बहुत अच्छी बात है भाई। फिर आप और R&Ds करते हैं और उससे इम्प्रूव करते जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। फिर जो आपकी अर्निंग है, अर्निंग में खास तौर पे हम पसंद करते हैं अर्निंग पर शेयर, एक शेयर पे कितनी कमाई हो रही है। खर्चों से जुड़े हुए मैटर्स, जैसे कंपनी वेस्टफुल एक्सपेंडिचर्स करती जाए, नए नए स्टोर्स खोली जाए ऐसी ऐसी लोकेशंस पे जहाँ रेंटल्स बहुत ज़्यादा है, तो शेयर होल्डर्स देख लेते हैं कि ये सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं। और अगर कॉस्ट कटिंग लाए, कॉस्ट रिडक्शन लाए, नए मेथड्स लाए, तो उन्हें पसंद आती हैं ये चीज़ें। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि जो आपका प्रोडक्ट या सर्विस है वो कस्टमर तक पहुंचाओ कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में, मतलब कॉस्ट रिड्यूस, कॉस्ट उसमें आपने रिड्यूस की, पर कॉस्ट रिड्यूस करते वक्त ये ध्यान पूरा रखा कि क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं। तो जितनी ज्यादा आपकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी बढ़ेगी, उतना ज्यादा फायदा आपके शेयर होल्डर्स को होगा।
तो इसको ट्रैक करने के लिए हमारे पास बढ़िया बढ़िया रेशियो एनालिसिस में टूल्स पड़े हैं, जिससे हम चेक कर सकते हैं कि हमारी कंपनी की ऑपरेटिंग एफिशिएंसी बढ़ रही है या बिगड़ रही है। देन प्राइसिंग पावर। अब कई फर्म्स तो होती हैं प्राइस मेकर्स, कई होती हैं प्राइस टेकर्स। मतलब कईयों का तो प्रोडक्ट ऐसा है कि जो प्राइस डिसाइड कर दें उस पर बिकेगा। अब कईयों का प्रोडक्ट ऐसा है कि जो 100 बंदे और 100 कंपनियां और बना रही हैं, तो प्राइस मार्केट डिसाइड करेगी। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी कंपनी में प्राइसिंग पावर कितनी है, वेदर इट्स अ प्राइस मेकर और अ प्राइस टेकर। मैटर रिलेटेड टू टैक्सेस। टैक्स नेचुरल है कि एक बड़ा खर्चा, आपको पता ही कि जब आप कमाएंगे, चाहे इंडिविजुअल है, चाहे कंपनी है, चाहे पार्टनरशिप फर्म है, तो आपको टैक्स तो देना ही है। तो कई बार क्या होता है कि कई कंपनियां टैक्स बेनिफिट इंजॉय कर रही होती हैं। मतलब वो कुछ ऐसे पर्टिकुलर एरियाज में ऑपरेट कर रही होती हैं जिन्हें हम SEZ भी कहते हैं, जहां उन्हें कोई ना कोई टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। टैक्स बेनिफिट का मतलब होता है कि टैक्स कम लगता है, कुछ इनकम को माफ कर दिया जाता है। तो ये भी एक पॉइंट हो सकता है इन्वेस्टमेंट करने से पहले, कि हम दोनों कंपनियों में टैक्स बेनिफिट को भी देखेंगे। डिविडेंड पे आउट। खास तौर पे अगर आप एज ए इन्वेस्टर हैं जो ये चाहते हैं कि कंपनी के शेयर में पैसा लगा के आपको कैपिटल एप्रिसिएशन तो मिले ही मिले, पर थोड़ी बहुत रिटर्न हर साल भी आती रहे, भाई आप डिविडेंड पे आउट रेशियो जरूर देखें। डिविडेंड पे आउट का मतलब कुछ ऐसा होता है कि जैसे एक कंपनी ने मान लीजिए 1,000 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया, और उसने डिसाइड किया कि इसमें से 300 करोड़ वो अपने शेयर होल्डर्स में बांट देगी। ये 300 करोड़ बांट रहे हैं 1,000 में से, ऐसे में हम पे आउट रेशियो बोलेंगे 30%। आप कहेंगे सर सारा क्यों नहीं बांटा? नहीं सर, अब अगर कंपनी ग्रोइंग कंपनी है, कंपनी का प्रोजेक्ट्स हैं, कंपनी एक्सपैंड करना चाहती है, तो पैसा बिजनेस में लगाना भी तो जरूरी है। जैसे एक दुकानदार भी होता है, जो वो मुनाफा कमाता है सारा घर आके थोड़ा ना दे देता है, और नए प्रोडक्ट भी तो लगाता है, दुकान को बढ़ाने की कोशिश भी तो करता है। सेम यहाँ है, सारा बांटने वाली कंपनी का तो मतलब ये है उसके पास कुछ है ही नहीं आगे नया, एक्सपैंड नहीं कर सकती। तो आप पे आउट रेशियो से जज कर सकते हैं कि कंपनी कितना पैसा रिटेन कर रही है और कितना आपके हाथ में देगी। ज्यादा आपको डिविडेंड की नहीं सोचनी, क्योंकि आपने कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए पैसा लगाया। कैश फ्लो फ्रॉम वेरियस एक्टिविटी, ये जो बाबा थे जिनके बारे में कल बात हुई, ये तो सर इसके फैन है। ये तो सबसे ज्यादा इसी चीज को देखते हैं कि भैया रोकड़, रोकड़ कितना आया। मतलब अब हमने कैश फ्लो 3 एक्टिविटीज में एनालाइज करना है आगे। ऑपरेटिंग, मतलब कि जो कंपनी का काम धंधा है। दूसरा इन्वेस्टिंग, मतलब जो कंपनी इन्वेस्टमेंट्स करके कैश जनरेट कर रही है। तीसरा फाइनेंसिंग, जैसे लोन वगैरह लेके। ऑब्वियस है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा हमारे लिए ऑपरेटिंग कैश फ्लो। जो कंपनी का काम धंधा है, अगर वो कंपनी IT फर्म है, अगर वो कंपनी रिटेल चेन्स है, हम ये चाहेंगे उसमें से कैश दर हर साल बढ़ बढ़ के आए, तो ही तो हमारी इन्वेस्टमेंट में हमें लगेगा कि सही डिसीजन है। और वहां अगर नेगेटिविटी छा जाए, पैसा ना आए, तो भैया हमें सिग्नल मिल जाएगा कि ये स्टॉक हमारे से गलत सेलेक्ट हो गया या कंपनी का टाइम आ गया बुरे वाला। उधार, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म। देखिए ज्यादा उधार अच्छा नहीं है, ज्यादा उधार अच्छा नहीं है, तो हमें उधार पे भी पूरा वॉच रखना है कि उधार क्यों लिया गया, उसे कैसे यूज किया जाएगा, उसे कैसे उतारा जाएगा। और आम तौर पे इंडस्ट्री में ऐसी कंपनियां कितना को उधार देती हैं, हमारी कंपनी उससे ज्यादा तो नहीं दे रही। इन बातों का ध्यान रखना, नहीं तो बेटा फिर आप समझ ही सकते हैं कि वो बड़े बड़े जो बाहर चले गए फ्रॉड करके, हालत बहुत खराब हो जानी है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है कि बिजनेस को डे टू डे चलाने के लिए जो फंड्स चाहिए होते हैं, क्या हमारी कंपनी के पास डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस के लिए एडुकेट फंड है, लिक्विडिटी है, ताकि वो अपना बिजनेस अच्छे से चला सके। ये भी हमें देखना होगा। इसे असिस्ट करेगी हमारी रेशियो एनालिसिस की टेक्निक्स। फिर हम देखेंगे कि हमारे कंपनी के एसेट साइज में क्या ग्रोथ आई, कितने नए उसने प्लांट एंड मशीनरीज, नई फैक्ट्रियां, नए स्टोर्स खोले, वो सारा हम ये देखेंगे। इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स का आजकल कल्चर है। कंपनियां क्या करती हैं कि अपने सेम लाइन ऑफ बिजनेस में ऑर्गेनिक ग्रोथ के बजाय इनऑर्गेनिक ग्रोथ में जा रही हैं। जैसे एक चलती हुई कंपनी में हिस्सेदारी खरीद लेती हैं, तो उसे लगता है कि अपना कॉम्पिटिटर या एक तरह से हमने खरीद लिया, और हमें वो मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। जैसे फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीद लिया, अब फेसबुक ने जियो में पैसा डाला, समझे कि नहीं, वॉलमार्ट फ्लिपकार्ट को खरीद के ले गया। तो इस तरीके की इन्वेस्टमेंट्स की स्ट्रैटेजी भी समझनी होगी। देन फाइनेंशियल रेशो, ये सारी चीजें हैं भाई। तो आज मैंने आपको ओवरव्यू दिया कि एक कंपनी को खरीदने से पहले, खरीदना बोल रहा हूँ, चलो कल को खरीद भी लेंगे शेयर्स ही खरीदने हैं, पूरी कंपनी तो नहीं। तो भाई हमें उसकी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स भी देखनी है, हमें उसकी क्वांटिटेटिव भी देखनी है। क्वालिटी में उसकी मैनेजमेंट देखनी है, पास्ट रिकॉर्ड्स देखने हैं, फिर एथिक्स देखने हैं, पॉलिटिकल कनेक्शन देखने हैं, बड़ा कुछ हमने पढ़ा। और फिर क्वांटिटी में क्या क्या देखना है, अभी अर्निंग्स कितनी है, पे आउट कितना, उधार कितना लेते हैं, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी कैसी है।
तो ये सब जी फंडामेंटल एनालिसिस है जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो एक बार फिर मैं आपको याद कराऊँ कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ। ओके बेटा जी, बाय बाय, मिलते हैं कल नई वीडियोस में। ओके जी।